नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यह पेट ही नहीं, अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट तो पूछा ही जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका यह हिस्ट्री का जो पोर्शन है वह पूछा जाता है, और यह क्लास आपके लिए उस एग्जाम के लिए भी आपका जो है बेनिफिशियल होगी। तो इस तरीके से देखें तो हम यूपी पॉलिसी पेट स्पेशल क्लासेस ला रहे हैं आपके सामने, लेकिन यह जो हमारी क्लासेस हैं वह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट हम देख रहे थे और पेट के अनुसार जो हमारा सिलेबस है उसमें हम वैदिक सभ्यता को देख रहे थे, और वैदिक सभ्यता यह सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और उसी महत्वपूर्ण चर्चा में हमारी जो है आपका 3 क्लासेस हो चुकी हैं वैदिक सभ्यता पे। आज वैदिक सभ्यता पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पॉइंट को देखेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपका जो है वैदिक साहित्यों पर, और वैदिक साहित्य में आपका मैंने बताया था सबसे पहले वेद, उसके बाद में उपवेद, उसके बाद में ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। तो इस तरीके से 5 वैदिक साहित्य जो हमारे हैं उस पे हमारी चर्चा समाप्त हो चुकी है। और आज हम अगले वैदिक साहित्यों को देखेंगे, कुछ और ग्रंथों को देखेंगे, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आप इस क्लास की महत्ता और गुणवत्ता को आप समझ पाएंगे। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी क्लास आए तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसा कि आपका अभी जो है हम देख रहे थे, पिछली क्लास में हमने देखा था कि वैदिक साहित्य में आपका मैंने उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब पे हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपका जो छठे नंबर का वैदिक साहित्य है वह है आपका सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य पर हमारी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप क्लास को देखिए, क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये सब अन्य क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ तक यूपी आरओ और साथ में आपका पीसीएस, अगर बात करें पीसीएस तक की क्लासेस में ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य आपको नहीं मिलेंगे। एक एक क्लास में एक एक जो सब्जेक्ट का यूनिट है वह टॉपिक समाप्त कर दिया जाता है। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे सर्च मार के आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस में आप कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस गंभीरता को समझते हुए आपका रिस्पांस होना चाहिए। क्लास आप लोग देखिए, पसंद आए तो दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिए, अपना एक फीडबैक भी दे दीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता रहता है। तो जैसा कि दोस्तों अब हम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सूत्र साहित्य। तो ये सूत्र साहित्य क्या है? तो सूत्र साहित्य की बात करें तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें वेदों के, देखिए वेद जो है बहुत क्लिष्ट भाषा उसमें प्रयोग किया गया है। तो वेदों के समझने के लिए, वेदों का गहन अध्ययन आम जन भी कर सकें, यानी जो कम पढ़े लिखे हों या भाषाओं का जो समझ कम रखते हों उनके लिए भी यह आसान हो, या वैदिक जो ये ग्रंथ हैं, वेद वेद के अंतर्गत की जो बातें हैं उसको थोड़ा सा व्याख्या करते हुए अन्य जो टीका टिप्पणी की गई अन्य ग्रंथों में इसका रूपांतरण किया गया। तो जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, ये सब क्या कहीं ना कहीं वेदों की ही व्याख्या करते हैं। तो जैसा कि सूत्र साहित्य भी उसी प्रकार का है, और इसमें अलग अलग इसकी विशेषता है। तो सूत्र साहित्य में बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के सूत्र साहित्य देखने को मिलते हैं। तो ये छठे नंबर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैदिक साहित्य हम देख रहे थे, वैदिक साहित्य क्या क्या है, यानी वैदिक लिटरेचर देख रहे थे। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 5 साहित्यों की हमारी चर्चा हो चुकी है। कौन कौन से? वेद, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण। तो इनकी चर्चा हम कर चुके थे। छठे नंबर का आपका सूत्र साहित्य। और सूत्र साहित्य की बात करें तो यह 4 प्रकार का सूत्र साहित्य होता है। पहला कौन सा है? तो इसमें देखिएगा, तो ये है स्रोत सूत्र साहित्य। यह जो सूत्र है, यह सूत्र है, यह यज्ञ विधान से संबंधित है।
यज्ञ विधान से, यानी यज्ञों के बारे में, यज्ञों को करने के बारे में, उसकी विधि विधान जो है उसके बारे में आपका स्रोत सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला जो है वह है गृह सूत्र। गृह सूत्र नाम से स्पष्ट है, एक गृहस्थ के जीवन में जो कुछ होता है वह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत संस्कारों का उल्लेख है। जो हमारे 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख मिलता है और रीति रिवाज का भी उल्लेख इसमें मिलता है, किसमें, गृह सूत्र में। तो आपको ध्यान रखना है गृह सूत्र में हमारी जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसमें रीति रिवाज का भी उल्लेख मिलता है। फिर अगला जो आपका है धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में आपको आपके क्या धर्म है, आपके क्या कर्तव्य हैं, यानी सामाजिक जीवन और मानव कर्तव्य के बारे में इसका उल्लेख मिलता है धर्म सूत्र में। तो धर्म सूत्र भी आपको याद रखना है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो पिछली क्लास में आश्रम व्यवस्था मैंने बता दिया था, 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 प्रकार के आश्रम मैंने बताए थे, जिसमें आपको ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है और अंतिम में होता है संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार 4 आश्रमों की चर्चा मैंने की थी। तो उस आश्रम का उल्लेख यहाँ भी देखने को मिलता है। और दूसरी चीज ये वर्णाश्रम क्या है, वर्ण 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 आश्रम में जिसमें बताया गया है कि जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आपके वैश्य, 4 ये वर्णाश्रम में 4 लोग हैं। और इसमें इन वर्णाश्रम में इन चारों का कर्तव्य कार्य बताया गया है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था और साथ साथ में आश्रम व्यवस्था, इन सबका उल्लेख कहाँ पे है, धर्म सूत्र में भी मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अंतिम जो चौथा सूत्र है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, इसमें आपको वैदिक विधान के साथ साथ में यज्ञ वेदिकाओं के मापन, जो यज्ञ करने हेतु आपकी वेदिकाएं बनी होती हैं, इस प्रकार की वेदिका बनी होती है, तो यज्ञ वेदिकाओं के मापन का उल्लेख है, कितने लंबे चौड़े होंगे यज्ञ वेदिकाएं जो हैं, तो इन सब का उल्लेख है। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है वेदिकाओं का जो उपयुक्त स्थान है, यानी यज्ञ वेदिका जो उपयुक्त स्थान है वह क्या होगा, यह भी बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो शुल्ब सूत्र में इसमें वैदिक विधान, यज्ञ वेदिकाओं के मापन का उल्लेख, साथ साथ में यज्ञ वेदिकाओं का उपयुक्त स्थान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये 4 प्रकार के सूत्र साहित्य हैं, ये भी वैदिक साहित्यों के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका 6ठे नंबर का जो वैदिक साहित्य है वह है सूत्र साहित्य। अब इसमें हम अन्य साहित्य की बात करें अगर, तो आपको ध्यान रखना है अन्य साहित्य की बात कर लें, फिर लास्ट में हम इसको वेदांत को देखेंगे। तो आपका ये 6ठे नंबर का हो जाता है कौन सा, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। अब 7वां अगर हम देखें तो एक आता है श्रुति। श्रुति, श्रुति है, ध्यान रखिएगा। ये जो श्रुति है इसको ध्यान रखना है आपको। इसका जो अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ होता है सुनना। अर्थ होता है सुनना। सुनना, क्या सुनना, तो ध्यान रखना है आपको वेदों को जो है सुनने के बाद में एक दूसरे को सुना के भी उसका हस्तांतरण किया जाए। यानी कोई वेदों की जानकारी है, उसको हमने सुना है किसी से, फिर हम उसको सुन के किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसी को श्रुति बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना है, सुनकर या बोलकर, सुनकर, हो सकता है सुनने वाला मैं हूं या बोलने वाला मैं हूं, तो सुनकर या बोलकर हस्तांतरित करना,
या श्रुतियों के माध्यम से किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। श्रुति क्या होता है कि वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या बोलकर, हो सकता है मैं सुनने वाला हूँ, हो सकता है मैं बोलने वाला हूँ, तो सुनकर या बोलकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वेदों की जानकारी को हस्तांतरित करना यानी ट्रांसफर करना, वह क्या कहलाता है? वह जो है श्रुति होता है। और श्रुति जो है, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, श्रुति। उसके बाद में बात करें तो एक आपने सुना होगा स्मृति। स्मृति स्मृति भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है स्मृति। और स्मृति में अगर बात करें तो यह वेदों को कंठस्थ करके आपको ध्यान रखना, वेदों को कंठस्थ करके एक से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया। इसके माध्यम से हस्तांतरित किया गया। तो ये भी एक आपका जो है वैदिक ग्रंथ के रूप में है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्मृति जो होती है वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाता। वैदिक साहित्य में स्मृतियां शामिल नहीं है। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है। तो वेदों को कंठस्थ करके या याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित इसके माध्यम से किया जाता है, स्मृतियों के माध्यम से। और आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर बात करें तो स्मृतियां जो हैं एक प्रकार से क्या हैं, ये वेदों के अनुपूरक ग्रंथ यानी सप्लीमेंट्री जो आपके लिटरेचर या ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ हैं, वह आपको ध्यान रखना है कि जो स्मृतियां हैं वह वेदों का जो है अनुपूरक ग्रंथ हैं, उसकी सप्लीमेंट्री हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? स्मृति तो आपको ध्यान रखना है मनुस्मृति। तो यह तथ्य आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में अगर देखें तो मनुस्मृति का नाम लिया जाता है। ये सब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। मैंने बता दिया था प्रारंभ में ही कि जो ऋग वैदिक कालीन समाज है या ग्रंथ है वह सिर्फ ऋग्वेद है, और उसके बाद जो भी आपका ग्रंथ आता है वह आपका आता है उत्तर वैदिक कालीन समाज में या उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के सारे ये ग्रंथ हैं, स्मृतियां हो, चाहे आपका जो है आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उपनिषद हो, ये सभी ग्रंथ जो हैं उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। और ऋग्वैदिक काल में सिर्फ हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। बाकी अन्य वेद भी जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनका जो देखें तो इनका भी जो रचना है या इनका संकलन है वह आपका उत्तर वैदिक काल में किया गया है। तो ऋग्वेद काल में मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद काल में उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ऋग्वेद की रचना की गई है। और उसके बाद के जो भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद ही क्यों ना हो, वो सब कब हैं? वो आपके उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो स्मृतियां भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, आपको ध्यान रखना। तो इसमें इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो आपका ऋग्वैदिक समाज है वह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा समाज था, और बाद में कई सारी जो है इसमें त्रुटियां और जो है विसंगतियां आ गई। कब आ गई? उत्तर वैदिक काल में। जब हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, और उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन समाज, आर्थिक, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, तो वहां पे आपको बहुत स्पष्ट अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार अब हमारे
अगर बात करें तो वैदिक साहित्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग भी आते हैं, तो वेदांग की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपना एक तरीके से नौवां जो है साहित्यों में आता है। स्मृति को ध्यान रखिएगा कि ये जो है अनुपूरक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है, और ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन आपका वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कौन सा शामिल नहीं है, स्मृति शामिल नहीं है। तो अब हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांग। और वेदांग की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आप एक तरीके से वेदों को पूर्ण रूप से समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें आपका व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। कुल 6 संख्या ध्यान रखिएगा, कुल 6 वेदांग हैं। कुल 6 वेदांग। वेदांग ये वेदों के अंग के रूप में माने जाते हैं, और वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इन वेदांगों को जानना बहुत आवश्यक है। इन वेदांगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अगर देखें तो क्या क्या है, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इन अगर अंगों की बात करें वेदांगों की, तो ये वेदांग ये आपके सामने टॉम एंड जेरी प्रकार का ये जो मानव दिख रहा है, ये देखिए, मुझे क्या बताएं, क्या मेरे अंदर ये बस ही आर्ट वाली विद्या नहीं है ना, मैं बहुत राइटिंग विशेष बनाने पर ध्यान देता हूँ। क्योंकि राइटिंग अगर देखें तो राइटिंग मैं बना सकता हूँ, अच्छा लिखता भी हूँ, लेकिन क्या है कि जल्दी थोड़ा सा समय का जो है मैं ध्यान रखता हूँ। आपको यहाँ पे राइटिंग बनाना मेरा विशेष जो है उद्देश्य नहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक टॉम एंड जेरी प्रकार का मैंने एक रफली आर्ट बना दिया है। ये मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे हैं। ये आप इस फिगर के माध्यम से आपको समझना है, तो यह आपको एक तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ हो जाएगा आपको। ये प्रॉपर एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि आपके वेदांगों के अंतर्गत कौन से वेदांग किस अंग से संबंधित हैं, अंग से संबंधित हैं। तो ये यहाँ पे मानव रूप में मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये मानव नहीं है। ये क्या है, ये एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरीके से ये वेद है। क्या है, ये वेद है। क्या है, वेद है। या जो मानव दिख रहा है, या एक प्रकार से आपका वेद है, वेद। और ये वेद के अंग जो हैं वो इसके वेदांग हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब एक एक अंग का महत्व, एक एक अंग की तुलना अन्य वेदांगों से, वेदांगों के साथ की गई है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा, व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण की बात करें तो यह मुख से संबंधित है। जैसा कि व्याकरण का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम कोई भी साहित्य, कोई भी भाषा, कोई भी आपका जो लिटरेचर पढ़ने में असमर्थ होंगे। अगर हमको व्याकरण नहीं आता है तो हम बहुत सारी चीजें लेखन कार्य में, साथ साथ में बोलने में वहाँ पे त्रुटियां आ जाएंगी। तो व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको मुख से संबोधित किया गया है, मुख के समान बताया गया है किसको, व्याकरण को। अब उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा, तो शिक्षा जो है या नाक या घ्राण, यानी जो है घ्राण शक्ति जो हमारी होती है और नाक है, वह नाक के समान कौन सी है, यह है आपका शिक्षा। शिक्षा, अब एक इनका हो सकता है उद्देश्य ये भी रहा हो कि इसको नाक से संबोधित करने या नाक के समान बताने का, क्योंकि हमारी जो नाक है, आपको पता होना चाहिए, नाकों में, नाकों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है बाल भी होते हैं, और ये नाक एक विशेष प्रकार से आपको बनी हुई है। और अगर देखें तो ये हमारी जो वायु होती है बाहर से आती है, उसको एक प्रकार से फिल्टर करके अंदर भेजती है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो हमें शिक्षा तो लेना है, लेकिन वो शिक्षा नहीं लेना है जो दूषित है। तो दूषित शिक्षा को नहीं ग्रहण करना है। शिक्षा का जो है आपका फिल्टर होके हमारे अंदर जाए। तो इस प्रकार से यह मेरा दृष्टिकोण है आपको समझाने मात्र का। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा हमारी होनी चाहिए जो है वह पवित्र होनी चाहिए। तो शिक्षा को पवित्र आपके अंदर प्रवेश कराना है तो वह नाकों के माध्यम से आपका जाएगा, छन के बढ़िया फिल्टर होके। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण का जो समानता दी गई है, व्याकरण वह व्याकरण है
वह वेद का क्या है, मुख है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वेद का क्या है, ये नाक और घ्राण है, घ्राण, ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्याकरण शिक्षा के बाद अगर हम बात करें तो फिर कल्प देख लेते हैं। कल्प, कल्प क्या है, कल्प ये हाथ के समान है, हाथ के समान, ठीक है। तो ये वेद का हाथ है क्या, कल्प। तो व्याकरण शिक्षा कल्प। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त हमारे जो है वो कान के समान है, वेदों का कान है क्या, निरुक्त है, निरुक्त वेदांग, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद बात करें तो आपका फिर है 5वें नंबर का छंद। छंद जो है वह पैर के समान है, और या वेद का पैर, वेदांग के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद अंतिम जो है वह है आपका ज्योतिष। ज्योतिष नेत्र के समान है, आंख के समान है। ज्योतिष जिसको आती है उसको सोचिएगा कितना बढ़िया इसका प्रभाव होता है उसके अंदर। ज्योतिष के द्वारा आप जो है कुछ भी ग्रह दशा के उसका समाकलन करते हुए आप उसको अच्छे से आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो ज्योतिष को नेत्र के समान बताया गया है। किसके नेत्र, वेद के नेत्र के समान। तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक बार कि आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण, व्याकरण मुख है वेद का, शिक्षा जो है वह घ्राण है, नाक है, और उसके बाद बात करें कल्प जो है वह हाथ के समान है, और उसके बाद में आपका निरुक्त जो है वह कान के समान है, और जो छंद है वह पैर है, और ज्योतिष जो है वह आंख के नेत्र के समान है। तो ये वेद हैं, और वेदों के वेदांग कौन से हैं, 6 वेदांग हैं। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए जो है आपका वेदांगों की रचना की गई है। तो इस प्रकार अगर देखें तो सारे वैदिक साहित्य समाप्त हो जाते हैं। वैदिक साहित्य के साथ साथ में मैंने स्मृति को भी देख लिया है। स्मृति भी ये आपका जो है ये वेद वैदिक साहित्य में नहीं आता, ये अन्य साहित्य में आता है। तो इस प्रकार आपका हमारा जो है वैदिक साहित्य वाला टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा को आगे देखेंगे। अभी अभी जो है हम ऋग्वैदिक कालीन जीवन अभी नहीं देख रहे हैं। अब एक इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका नदियों से संबंधित, नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हम लेना चाहेंगे। जैसे आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत तमाम नदियां हैं। नदियों के जो प्राचीन नाम है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूं, नदियों। आपका ऋग्वैदिक काल में नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है और उनका क्या प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नदियों के प्राचीन नाम, और इधर देख लीजिए आपका जो वर्तमान में नाम है, वर्तमान नाम है, ठीक है, और ये प्राचीन नाम है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली नदी जो है वह है आपका वितस्ता। नाम सुने होंगे वितस्ता, वितस्ता। वितस्ता की बात करें तो यह झेलम, वर्तमान की झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, आपका वितस्ता कहा जाता था। दूसरा आपको ध्यान रखना है परशुणी, परशुणी, इसको यह आपका रावी नदी है, वर्तमान की रावी नदी है। उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपको ध्यान रखना है कुंभा। क्या ध्यान रखना है, कुंभा, यह जो है काबुल, काबुल नदी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है सुतुद्री, सुतुद्री यह चौथी नदी है, और यह आपका जो है वर्तमान की सतलज नदी, सतलज नदी। उसके बाद में आपको पांचवा आपको ध्यान रखना है, तो 4 हो गई, पांचवा आपको विपाशा, विपाशा ये कौन सी नदी है, यह ब्यास नदी है, ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। और उसके बाद बात करें तो सिंधु, सिंधु आपका जो है 6 नंबर का, और यह सिंध नदी, सिंध नदी है। उसके बाद बात करें तो सरस्वती,
सरस्वती, सरस्वती, या जो आपका वर्तमान में इसको घग्गर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घग्गर नदी बोलते हैं, या प्राचीन सरस्वती को ही वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपका है आपका गोमल, गोमल नदी कौन सी है, गोमती, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ नदियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका अगर बात करें तो ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है। कुल अगर नदियों की बात करें तो वेदों में कुल 31 नदी का उल्लेख मिलता है, वेदों में कुल 31 नदी का उल्लेख मिलता है, मिलता है। चारों वेदों को मिला के अगर बात करें तो चारों वेदों में कुल 31 नदी का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में ही आपका 25 नदी का उल्लेख है। कुल वेदों में मिला के अगर बात करें तो 31 नदी का उल्लेख, जबकि अगर बात करें ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में ही आपका 25 नदी का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो ऋग्वेद में नदी सूत्र, ऋग्वेद में क्या है, इन 25 नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के, ऋग्वेद में नदी सूक्त, नदी सूक्त है एक, नदी सूक्त में इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है उसी में इन 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और यह नदी सूक्त अगर आप बात करें तो कौन से मंडल में है यह भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 10 मंडल हो, मैंने बताया थे ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो तीसरे मंडल में ही इसका उल्लेख है। तो तीसरे मंडल में जो नदी सूक्त है उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि पूरे वेदों की बात करें तो पूरे वेदों में 31 नदियों का उल्लेख वहां पे मिलता है। और ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके आपको ध्यान रखने हैं, प्राचीन नाम नदियों की, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला आपको मैंने बताया वितस्ता, जिसको झेलम नदी कहते थे। दूसरा है परशुणी है, इसको पुरुषुणी बोलिए, पुरुषुणी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो यह है आपका रावी नदी। और उसके बाद बात करें तो यह कुंभा है, कुंभा को काबुल नदी बोलते हैं वर्तमान में। फिर सुतुद्री है या सतलज नदी है। फिर बिपाशा है, बिपाशा बसु नहीं है, यह बिपाशा है, तो यह ब्यास नदी है। उसके बाद सिंधु नदी को सिंध नदी बोलते हैं, सरस्वती को आज वर्तमान में घग्गर बोलते हैं, और गोमल नदी को गोमती नदी आज बोलते हैं। तो ये प्राचीन नाम है, नदियों के प्राचीन नाम, और ये वर्तमान नाम है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आर्य हैं वह सिंधु नदी और साथ साथ में उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आपके बसे थे, वहां पे वो उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। और इसीलिए इस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। बात करें तो पर्शवर्ती जो पुराने आप ग्रंथ हैं उसमें आपको बाद के ग्रंथों में आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो आर्यावर्त क्षेत्र भी कहा जाता था, पुराना जो बाद के आपके ग्रंथ हैं उसमें आर्यावर्त क्षेत्र भी मिलता है। और अगर बात करें तो इसमें सप्त सिंधु प्रदेश जो कि सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो वहाँ की सहायक नदियों के क्षेत्र हैं, उसमें आर्यों का आपका निवास स्थल था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि आर्यों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो जाति थी वह कौन सी थी आर्यों की, तो उसको ध्यान रखिएगा, भरत जाति। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जो जाति थी, जनजाति थी, वह कौन सी थी, भरत जनजाति। हम पढ़ेंगे जब हम दशराग युद्ध की बात करेंगे तो वहां पे इस चर्चा को देख लेंगे। तो इस प्रकार वेदों में कुल 31 नदी का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि आपके जो 25 नदी है, 25 नदी का उल्लेख तो हमारे आपके वहां पे मिलता है, किसमें, आपके ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में, तीसरे मंडल में जो नदी सूक्त है उसी के अंतर्गत इन नदियों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब एक दो तथ्य आपको इसी नदियों से संबंधित आपको याद रखने हैं। जैसे ऋग्वेद काल में अगर बात करें, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद काल में सबसे सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी,
यह क्वेश्चन आया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कौन सी है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको यह नाम याद रखना है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और दूसरी सबसे पवित्र नदी, जो दूसरी सबसे पवित्र नदी है, उसका नाम ध्यान रखना है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है, नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में प्रमुख, नदियों में प्रमुख। तो ध्यान रखना है, सरस्वती जो नदी है वह ऋग्वेद में आपका ध्यान का नदीत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? नदियों में प्रमुख। अगर बात करें तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऋग्वेद का जो ये आपका है कि सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो गंगा का, अगर बात करें तो गंगा नदी, आपको जानते हैं भारत देश में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है हम लोगों के लिए इस समय? तो हम लोग गंगा को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में आपका सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वह सिंधु नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर कहा गया है कि यह सबसे पवित्र नदी थी। और सप्त सिंधु प्रदेश जो आर्यों का निवास स्थान था, इसलिए कहा गया कि जो सिंधु नदी है सबसे पवित्र है। दूसरी सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और सरस्वती नदी को नदीत्मा भी कहा गया है, यानी नदियों में प्रमुख। और अगर बात करें तो गंगा को, तो ऋग्वैदिक काल में गंगा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, उल्लेख सिर्फ एक बार, सिर्फ कितनी बार? एक बार। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नदियों से संबंधित जो हमारे तथ्य हो सकते थे मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था ये सब। नदियों का जो क्वेश्चन है नदियों से संबंधित, ये बार बार जो है यहाँ से पूछा जाता रहा है। और इसमें आप अगर बात करें तो ऋग्वेद में अगर नदियां हो गई तो हम पर्वतों को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ऋग्वेद काल में आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का वर्णन मिलता है, हिमालय का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और हिमालय की चोटी जो जिसको मूंजवंत के नाम से जानते, मूंजवंत का भी उल्लेख मिलता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में अगर बात करें तो हिमालय का वर्णन मिलता है, साथ साथ में हिमालय की चोटी मूंजवंत का भी उल्लेख मिलता है। और इस मूंजवंत की बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है, यहीं से सोमरस यहीं से पाए जाते थे। सोमरस बहुत पेय पदार्थ था, आर्यों का प्रिय पदार्थ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हिमालय का वर्णन मिलता है, साथ साथ में हिमालय की जो चोटी है मूंजवंत का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो नदी पर्वत आदि ही हो गए और वैदिक साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की चर्चा में देखेंगे आपका जो सामाजिक जीवन है ऋग्वेद में और ऋग्वैदिक काल में, साथ साथ में आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, और उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल की भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास समाप्त होगी। देखिए, मेरा प्रयास है आपको जो भी बताया जाए, जो भी आपके साथ पढ़ाया जाए, वह आपको बेनिफिशियल हो। आपके साथ छल कपट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा कोई कोर्स चल रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्लास की गंभीरता को समझिएगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखे हैं लोगों को कि 1 घंटे में आप सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर दिए हैं। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं लोगों का व्यू वगैरह भी ज़्यादा जाता है जो इस तरीके का काम करते हैं। तो 1 घंटे में आप सोचिए, 1 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? अगर समाप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो है पढ़ाने का तरीका तो गलत है ही है, साथ आप जो है बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट के साथ, जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ आप छल कपट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का वो जमाना नहीं रहा। पेपर बहुत डेप्थ में आ रहे हैं और अभी भी जिनको यकीन नहीं, मैं कह रहा हूँ बार बार, 2023 पेट एग्जाम से लेके
वर्तमान तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीएससी आयोग के द्वारा, सारे पेपर्स को आप देख के एनालिसिस करिए सबसे पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ से किस प्रकार पढ़ना। फिलहाल आज की चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।